दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। चंद्रशेखर आजाद आज की तारीख में सदन के भीतर मौजूद, लोकसभा के भीतर बैठने वाले एकमात्र ऐसे नेता हैं जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग की आवाज बहुत मजबूती के साथ उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सदन के भीतर कुछ ऐसे सवाल उठाए, कुछ ऐसे फैक्चुअल डेटा सरकार से मांग लिए, कुछ ऐसी सरकार से मांग कर डाली जिसके बाद से यह चर्चा बहुत तेज हो गई है कि चंद्रशेखर आजाद क्या अब इस देश के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं क्या। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने स्पीकर से भिड़ते हुए यह कह दिया कि क्या अब संसद के भीतर, सदन के भीतर भी अनुसूचित जाति, दलित वर्ग के लोगों की आवाज दबाने का काम किया जाएगा। और वो जो बयान था चंद्रशेखर आजाद का, वो जोरदार तरीके से उसने सुर्खियां बटोरी। दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बीते दिनों कुछ ऐसी मांगों को लेकर के खड़े हुए थे जिसके बाद ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को तमाम सारे लोग ये बात बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ दलित समाज के नेता हैं, मुसलमान समाज के नेता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसे प्रोफेशन के लोगों की आवाज उठाई जिसके बाद से उन्होंने तमाम सारे संसद सदस्यों के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी अपने आप को लेकर के। दोस्तों बीते दिनों चंद्रशेखर आजाद ने वकीलों पर हो रहे हमले, वकीलों के खिलाफ हो रही हिंसात्मक घटनाएं, उनके खिलाफ हो रहे पुलिसिया और अभद्र व्यवहार को लेकर के संसद के भीतर जोरदार तरीके से, बड़े पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के सरकार से मांग कर डाली। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर चेयर को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इस देश में वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है तो यह अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने मेरठ का एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से मेरठ में घर में, मतलब आप ये समझिए कि मेरठ में चैम्बर में घुस घुस करके वकीलों को पीटा गया। पुलिस वालों ने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया। तमाम सारे उत्तर प्रदेश के ऐसे इंसिडेंट हैं जहां पर वकीलों के साथ बर्बरता पूर्वक जो है अभद्र व्यवहार किया गया, बर्बरता पूर्वक पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, और पुलिस क्या और भी तमाम सारे ऐसे केसेस हैं। चूंकि चंद्रशेखर आजाद भी बाई प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं और इसीलिए उनको यह पता है कि वकीलों का दर्द क्या है, और इसीलिए उन्होंने ये बात अपनी बुलंद की। पहले आप ये जरा सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपनी बात रखी है। उसके बाद बात उस मुद्दे की करेंगे जिस मुद्दे पर बोलते ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सन्नाटा साध गया, क्योंकि कुछ ऐसा डेटा मांग लिया था चंद्रशेखर आजाद ने जिसके बाद से बीजेपी कुछ बोल नहीं पाई। वित्त मंत्री से डेटा मांगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से डेटा मांगा, शिवराज सिंह स्वास्थ्य मंत्री से, कृषि मंत्री से डेटा मांगा। यह बात मैं आपको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप वकीलों के बारे में क्या मांग की चंद्रशेखर आजाद ने, ये सुनिए। मैं गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पे जो लाठीचार्ज हुआ है, और ये पहला किस्सा नहीं, इसके अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी घटना घटी है कि अधिवक्ताओं के साथ हिंसा और उनकी जान भी गई। ये कष्टपूर्ण है। अधिवक्ता अपना पूरा जीवन लगाता है न्याय दिलाने के लिए, गरीब अमीर सबकी आवाज उठाता है। मैं आपसे, आपके माध्यम से कानून मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द पूरे देश में लागू करे सख्ती से, जिससे उनके अधिकार सुरक्षित रख पाए और उनके बच्चों का भी जो है उनके साथ कोई घटना न घटने पर उनके बच्चों का भी जो है नुकसान ना हो। तो पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं और कानून मंत्री से अपील करता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में सख्ती से लागू करा जाए और जल्द से जल्द। धन्यवाद। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर वकीलों को लेकर के उन्होंने मांग कर डाली और सीधे तौर पर कहा कि जिला न्यायालय परिसर में गाजियाबाद में किस तरीके से घुस करके अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा जुल्म किया गया, बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, और उस पर उन्होंने किस तरीके से कहा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू कराने की मांग की। इसी दौरान दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने
और भी तमाम सारे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। चंद्रशेखर आजाद ने किसानों में भी उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि 80% के आसपास, 80% से ज्यादा जो आबादी है अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की, वो गांव में निवास करती है और उनका जो जीवन यापन है वो खेती बाड़ी पर निर्भर करता है। और उसमें से भी ज्यादातर किसान जो हैं या तो लघु सीमांत किसान हैं या वो दिहाड़ी खेतिहर मजदूर हैं। उनको लेकर के किसान सम्मान निधि का डेटा मांग लिया। सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह डेटा हमको बताया जाए, सरकार ये डेटा हमको उपलब्ध कराए कि अभी तक किसान सम्मान निधि से इस तरीके के किसानों को क्या कोई फायदा मिल रहा है, क्या ये निधि मिल रही है, अगर मिल रही है तो कितनों को मिल रही है, कब कब कितनी मिली, राज्यवार आंकड़ा हमको उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों इतना ही नहीं, सीधे तौर पर और भी तमाम सारी अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने आवास योजना के मुद्दे पर भी डेटा मांग लिया सरकार से। यह पूरा क्या कुछ मामला है, क्या कुछ चंद्रशेखर ने पूरा सदन में कहा, वो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक बार सुनिए जरा। अनुसूचित जातियों की लगभग 80% आबादी सीमांत किसानों और दिहाड़ी मजदूर से बनी जो गांव में रहते हैं, जबकि शेष आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसलिए क्या बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पर काम करने वाले दिहाड़ी प्रवासी मजदूरों के लिए किसान सम्मान निधि स्वीकार्य है? यदि हाँ तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के अनुसूचित जाति मजदूर और सीमांत किसानों के राज्यभर कितनी किसान सम्मान निधि दी गई, क्योंकि योजना का नाम किसान सम्मान निधि है। प्रस्तावित यूरिया सब्सिडी अनुसूचित जाति जनजाति किसानों की प्रतिशत जनसंख्या के अनुरूप तथा आप अनुसूचित जाति जनजाति किसानों के राज्यभर लाभार्थी जनसंख्या के बारे में जानकारी देंगे। क्या किसानों को लीगल एमएसपी की गारंटी का लाभ मिलेगा, देने को योजना है? प्रधान वित्त मंत्री बताने कृपा करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों के पास कितनी भूमि है? माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वो सामान्य समुदाय की भूमि के सापेक्ष अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि का राज्यवार विवरण दे। क्या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएम यूपीएससी खत्म कर रहा हूं सर लगभग 23% की कमी दर्शाता है? क्या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएम यूएसपी योजना के तहत प्रावधान एससी और एसटी की आबादी को ड्रॉप आउट के अनुरूप है? यदि हाँ तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रत्येक स्तर पर एससी एसटी छात्रों, ओबीसी छात्रों के ड्रॉप आउट दर क्या है? इसे कैसे कम किया जाएगा? उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन से राज्यवार अनुसूचित जाति और जनजाति लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बजट में कटौती के बावजूद उच्च आवंटन के कारण एससी और एसटी के अधिक घर बनाए गए हैं क्या? संशोधित बजट 2023-2024 में कटौती का क्या प्रभाव पड़ा? वर्ष 23-24 और 2023-24 के राज्यभर 22-23 और 23-24 के राज्यभर एससी एसटी समुदाय के साथ सामान्य समुदाय कितने घर दिए गए? सरकार द्वारा एससी एसटी और सामान्य समुदाय के राज्यभर कितने घर आवंटित हैं? क्या सरकार एससी और एसटी उम्मीदवारों की आवंटित घर की सूची पते के साथ राज्यभर दे सकती है? और अंत में महोदय, सबसे ज्यादा जरूरी है एससी एसटी वर्गों, ओबीसी वर्गों की जान की सुरक्षा। एनसीआरबी का डाटा यह कहता है कि इतनी महिलाओं पे रेप, एससी एसटी की और हत्याएं होती हैं, आज भी जुल्म होता है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ना राज्य सुनता है। और केंद्र को, क्योंकि हम केंद्र से जुड़े हुए हैं, हम लोग केंद्र में कहते हैं तो वो राज्य के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या दलित, आदिवासी, पिछड़ों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या उनके जीवन का कोई मोल नहीं है? क्या उनकी बेटियों का सम्मान नहीं है? क्या उनकी बेटियां देश की बेटियां नहीं है? क्या उनकी माओ को अपने बच्चों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जब बजट का तो सर तब कुछ करेंगे जब वो जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात को पुख्ता किया। इतना ही नहीं, अभी हाल फिलहाल में चंद्रशेखर आजाद ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसके जरिए उन्होंने संविधान को भारतीय स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में पाठ्यक्रम में शामिल कराने को लेकर के एक मांग कर डाली। उन्होंने सीधे तौर पर मांग की है कि संविधान को स्कूली शिक्षा से लेकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा तक शामिल किया जाए, ताकि जो चर्चा संसद में संविधान के 75 वर्ष पूरे हो जाने पर चल रही है, उसमें यह बात लागू भी हो और सब लोगों को संविधान की जानकारी भी हो, ताकि इस देश के लोग अपने हक और अधिकारों को जान सकें और समझ सकें। और इसीलिए उन्होंने ये मांग कर डाली। कुल मिलाकर के दोस्तों, जब भी संविधान की बात होती है, जब भी लोकतंत्र के मूल्यों की बात होती है, तो चंद्रशेखर आजाद बहुत धाकड़ तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। न सिर्फ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं, बल्कि जो संसद के सदस्य
जो संसद के सदस्य, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, अगर संविधान की प्रस्तावना या संविधान के खिलाफ कोई कृत्य करता है तो चंद्रशेखर आजाद उसको उसी की भाषा में जवाब दे देते हैं। बीते दिनों चंद्रशेखर राहुल गांधी जब लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। चंद्रशेखर आजाद उनके बाद उनके बोलने का मौका आया तो चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले उनकी शुरुआत यहीं से थी कि जब भारत के संविधान में कहीं हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं है, उसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, तो फिर यह असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल क्यों सदन के भीतर, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा किया जा रहा है। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है। दोस्तों, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं चंद्रशेखर को लेकर के जिसमें वो सीधे तौर पर, जब असंवैधानिक कोई असंसदीय बात होती है तो वहां पर सीधे तौर पर तीखा प्रतिकार भी करते हुए नजर आते हैं। और उसी तरीके से उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर के SC/ST समुदाय से लेकर के और संविधान के खिलाफ किए गए किसी भी कृत्य को लेकर के वो अपनी आवाज बुलंद कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।